जब किसी चैप्टर का मैं पोस्टमार्टम कराता हूँ, हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने करना है एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम रिफ्लेक्शन है। इससे लगभग कहीं से भी कोई भी एमसीक्यूज आए तो हमने करना है। ऐसे सवाल भी आते हैं कि भाई कोबाल्ट प्लस 2 का कलर क्या होगा, तो भाई पेन होगा। कॉपर प्लस 2 का ब्लू ग्रीन होगा। Fe प्लस 2 का ऑलिव ग्रीन होगा। Fe प्लस 3 देखो ब्राउन टू येलो भी कहते हैं, बहुत का रेडिश ब्राउन भी कहते हैं। Ni प्लस 2 ब्राइट ग्रीन। CrO4 माइनस 2 ऑरेंज। Cr2O7 माइनस 2 येलो। Ti प्लस 3 पर्पल। Cr प्लस 3 वियोलेट। Mn प्लस 2 पेल पिंक और Zn प्लस 2 कलरलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मेथड क्या लाता है कॉपर की एक्सट्रैक्शन का, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लेकिन ये अकेला मेथड कॉपर को प्योर फॉर्म में नहीं लाता है। यानी कि यूजली क्या होता है, जैसे कि एल्युमिनियम की हम बात कर रहे हैं या किसी भी कंपाउंड की, ज़्यादातर में तो ये होता है कि एक ही मेथड से वो चीज़ प्योर हो जाती है, लेकिन कुछ कंपाउंड है लाइक कॉपर या एल्युमिनियम में एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने लगते हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो सबसे पहले होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, ओर को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट से मुराद हीट इन करंट ऑफ एयर। हाँ जी, करंट ऑफ एयर, बिल्कुल जी, करंट एयर का भी होता है जब बहुत तेज एयर चल रही हो। याद रहे करंट जो है वो वाटर का भी होता है, समंदर में ऐसे करंट्स होते हैं। उसके बाद स्मेल्टेड यानी मिक्स विथ सैंड, सैंड के साथ मिक्स किया जाता है और जो कॉपर हासिल होती है इसको कहते हैं मोल्टन मेटल, लिक्विड फॉर्म में होती है। देखिए कॉपर अभी प्योर नहीं आई, लेकिन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड खत्म हो गया। एमसीक्यूज में क्या आता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के नतीजे में कौन सी कॉपर मिलती है, हमें मोल्टन मेटल कहा जाता है। इसका पहला स्टेप क्या होता है जी, ओर को रोस्ट करना। इससे मुराद क्या होती है जी, हीट इन करंट ऑफ एयर। दूसरा मेथड क्या कहलाता है, स्पेल्टेड स्टेप यानी स्मेल्टेड मिक्स विथ सैंड। अब देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बाद हम करते हैं बेसमेराइजेशन कन्वर्जन। कॉपर की जो ओर है Cu2S और Cu2O को मिलाते हैं, जिससे हमारे पास एक नया कॉपर बनता है जो कि ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। लेकिन ये भी 99% प्योर है। आप बोलोगे 99 से काम नहीं चल सकता, कॉपर के मामले में नहीं चल सकता। कुछ कंपाउंड 99% प्योर भी आ जाए तो बहुत होता है, कॉपर में मज़ा नहीं आता। चुनाचा हम करते हैं रिफाइनिंग। जी हाँ बिल्कुल, रिफाइनिंग करते हैं जिसने एल्युमिनियम में की थी। कॉपर में जब रिफाइनिंग करते हैं तो कॉपर को पहले हम एनोड पे ले जाते हैं, जिससे कॉपर आयन बन जाता है Cu+2। फिर कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्योर कॉपर आ जाता है और 1.3 वोल्ट पे हम ये सारा काम करते हैं और ये 100% प्योर होता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वॉइस को ज़रा सुनिएगा। देखें डी ब्लॉक की पहली सीरीज़ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नंबर इनके हैं स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। अब देखो एक मसला आता है, अक्सर अगर लड़के गड़बड़ कर देते हैं, कोबाल्ट इधर कर देते हैं, आयरन इधर कर देते हैं, मैग्नीज आयरन, तो इसको याद कैसे रखें। देखो याद रखने की बड़ी मज़ेदार तरकीबें होती हैं मेरी। देखो एब्रीवेशन बनाएंगे हम, एक जुमला, साइंस टीचर वेरी क्रेजी माइंड, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट ज़रा भी। साइंस टीचर वेरी क्रेजी माइंड, मांगे फीस कोर्स नहीं कंप्लीट ज़रा भी। जैसे खपती साइंस टीचर की बात हो रही है भाई, कोर्स कंप्लीट नहीं है, फिर भी बोला भाई फीस दे फीस दे फीस दे। अब देखो कॉपर जो है इसका ग्रुप 1 भी है, जिंक का 2 भी, ये सब आती हैं चीज़ें। हाँ स्कैंडियम 3 भी, टाइटेनियम 4 भी। अब देखो वेनेडियम याद रखना बड़ा आसान है, शक्ल भी वीक ही है, ग्रुप भी 5 भी है, क्रोमियम 6 भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मैग्नीज 7 भी और आयरन कोबाल्ट निकल ये पूरा ग्रुप 8 भी कहलाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। सबसे पहले तो 4s2 3t1, 4s2 3t2, 4s2 3t3। अब इसकी होनी तो चाहिए 4s2 3t4, लेकिन ये होती है 4s1 3t5। आज नहीं है नहीं मैडम, आप भी माशाल्लाह 4s2 3t5 बच्चे इसलिए ज़्यादा और बच्चे। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए अनस्टेबल होते हैं ये, अगर ये होता 4:3 3D4, स्टेबिलिटी आती है या तो फुल फेल हो या हाफ फेल हो, इसलिए 4:1 3D5 यहाँ हो जाएगा 4:2 3D5। और अब ये देखो ग्रुप 8B की हम बात करते हैं तो देखो 4:2 तो चल रहा है, यहाँ 3D6 3D7 3D8। अब यहाँ होना तो चाहिए 3D9, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होता, ये होता है 3D10 4:1 और ये 4:2 3D10। तो भाई ये बिल्कुल अभी मैंने बेसिक बताई है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज़ें और होती हैं, कोवेलेंट करेक्टर और एक एसिडिक करेक्टर। तो मेरे भाई अब देखें कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हैं और खुद ईमानदारी से बताएं, ऐसी चीज़ें आपने कभी नहीं पढ़ी। अब बहुत कुछ ऐसा मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ऑर्गेनिक में आप देखिएगा कैसे कैसे ख़तरनाक किस्म की चीज़ें आनी हैं। और फिर ज़ाहिर है जब हम रिवीजन कराते हैं बच्चों सब कुछ तो और ख़तरनाक कराते रहते हैं। अब देखो CrCl2 CrCl3 और CrCl4 में पूछें सबसे अच्छा कोवेलेंट करेक्टर किसका है या सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो यार वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इन सब में सबसे अच्छा कोवेलेंट करेक्टर वाला, सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर वाला ये होगा। अब कल कला को उल्टा पूछ लें कि ये तो बताना ज़रा कि इनमें बेसिक करेक्टर अच्छा किसका होगा, तो भाई बेसिक करेक्टर वो अच्छा होगा जिसका एसिडिक करेक्टर सबसे ख़राब होगा। तो सबसे ख़राब एसिडिक करेक्टर उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होगा। और किसका कम है भाई? CrCl। तो देखो ऐसे ऐसे ख़तरनाक MCQs आती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में एप्टीट्यूड टेस्ट में। अनपेड पे एक और चीज़ डिपेंड करती है, वो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन डी ब्लॉक में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। देखिए आपकी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक है इतनी बुरी नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक बहुत बेकार दिए गए हैं, खासतौर पे डी ब्लॉक। और आज जितना मैंने पढ़ा है सिवाय एक चीज़ की आप लोगों ने ज़ाहिर कोई भी इसमें से पहले से नहीं पढ़ी थी। और ये सब चीज़ें देखें एप्टीट्यूड टेस्ट में आती हैं। अभी हमने बड़ी ख़तरनाक केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ते ही जानी है भाई। अब देखो 3B से 8B तक जब हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। बड़ी दिलचस्प बात। लेकिन 1B और 2B में होता है डिक्रीज। अब देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अनपेड के, यानी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब कौन सा ऐसा है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते? फिर दोबारा बेचारा 2B वाले सॉफ्ट होते हैं, 2B वाले वाइड होते हैं और 2B वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब एक और चीज़ देखो 1B 2B में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। यही वजह है कि कॉपर से कम सिल्वर, सिल्वर से कम गोल्ड जो हमारा कोइनेज ग्रुप है, जिंक से कम कैडमियम, कैडमियम से कम मरकरी। अच्छा तभी मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। देखिए आज राज पता चल गया, मरकरी में एक तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ग्रुप 2B में आता है, 2B में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो कम तो हमें पता चल गया, ज़्यादा किसका होगा? अब एक बात तो तय, 3B से 8B में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। तो ये बात मैंने आपसे जिक्र कहीं दफ़ा किया था, वो होता है ये क्रोमियम सीरीज, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और टंगस्टन। देखे ना, एस का एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेड, डी के 5 इलेक्ट्रॉन भी अनपेड, एक और 5 कितने? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा अनपेड है। तो क्रोमियम से ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है मोलिब्डेनियम, और मोलिब्डेनियम से ज़्यादा टंगस्टन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का होता है, तभी टंगस्टन का बल बनता है। 4800 तो मेल्टिंग पॉइंट है, 5750 बॉइलिंग पॉइंट है। इंशाल्लाह जब आप लोगों के टेस्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों के दोस्तों और सहेलियों का जलन के मारे ये टेम्परेचर हो रहा होगा। ठीक है, ओके जी। इसके बाद है लेंथेनियम सीरीज़। अब आप बोलोगे सर लेंथेनाइट सीरीज़ तो एफ ब्लॉक की होती है। बिल्कुल जी, मैंने लेंथेनाइट नहीं लेंथेनियम बोला है। याद रखिए जो लेंथेनियम 57 है ग्रुप 3B में आता है, पीरियोडिक टेबल में बात बताई है मैंने। और 58 से 71 तक हमारी एक लेंथेनाइट सीरीज़ होती है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज़ है। ग्रुप उसका भी हम 3B मानते हैं, याद रखिएगा। और ये हॉफनियम से हमारा 72 शुरू होता है,
टिल ये 80 कॉपर तक चलता रहता है, ठीक है जी। 79 गोल्ड भी है। अब ये कौन कौन से एलिमेंट हैं? लेंथेनियम, हॉफनियम, टेंटलम, T8 टेंटलम, W टंगस्टन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। Re रेनियम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मियम। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की, उसके बराबर में इरेडियम की। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लाटीनियम Na यानी गोल्ड, 2 नोबल मेटल, सबसे कीमती मेटल। और Hg यानी कि मरकरी। अब इस सीरीज़ को याद रखने की ट्रिक बिल्कुल जी बनाई हुई हमने। फ़र्ज़ करें रेयोस किसी दुकानदार का नाम है। क्या नाम है दुकानदार का? रेयोस, ठीक है जी। अब हफ्ता कहते हैं भत्ते को, ठीक है जी। एग्जाम में बहुत तल्ला माफ़ करें। ला हफ्ता वरना रेयोस, ला हफ्ता वरना रेयोस इधर पिटाई होगी। ला हफ्ता वरना रेयोस इधर पिटाई होगी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब हम आए बहुत कॉन्सेप्चुअल ख़तरनाक क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, आपने सुना होगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब आखिर होते क्या हैं और हम कैसे पता लगाएंगे? एग्जाम में कोई एलिमेंट दे देंगे कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। इनकी कलर के हवाले से सवाल आते हैं। इनके आपके बताऊं बहुत ख़तरनाक सवाल होंगे। डेंसिटी के आपसे एसिडिक नेचर पूछेंगे, कोवैलेंट नेचर पूछेंगे। तो वो सारा भी ट्रिकी हमें पोर्शन करना है बच्चों। इसके बाद अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें मैंगनीज़ का सबसे ज़्यादा दिया है 7, जबकि ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट इन 3 का होता है। एल की शेप बनी हुई है, रुथेनियम, ऑस्मियम और इरेडियम। रुथेनियम, ऑस्मियम और इरेडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 8। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होनी है। और से सुने, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होनी है, चाहे 3b से 8b की बात हो, चाहे 1b से 2b की बात हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था 3b to 8b जो ट्रेंड होता है आमतौर पे 1b to 2b कुछ ना कुछ चेंज होता है। अभी भी चेंज है। क्या चेंज है बताता हूँ। टॉप टू बॉटम तो हर सूरत में इंक्रीज होगी, हर सीरीज में डबल होती रहेगी। तब्दीली कहाँ है? देखें, 3b to 8b राइट जाते हुए इंक्रीज होती है। गौर से देखें, 3b to 8b राइट जाते हुए इंक्रीज होती है, और जब हम 8b से आगे 1b 2b की तरफ जाएं तो फिर डिक्रीज होती है। यानी कि देखिए, हम थोड़ी अकल यूज़ करें। इसका मतलब है मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी? 8b में, और उसमें भी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। आए तो हम देखते हैं चक्कर क्या है। देखें, आयरन ग्रुप 8b का है, पीक डेंसिटी, ज़ाहिर है आयरन लोहा भाई। आयरन से डबल रुथेनियम, और रुथेनियम से डबल होती है ऑस्मियम। ऑस्मियम की होती है 27, और ज़ाहिर पड़ोसियों की मिलती है। ऑस्मियम के बाद नंबर 2 पे आता है इरेडियम, 26.8। मेरे भाई, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की दीवारें होती हैं वो ऑस्मियम से बनी होती हैं, और ऑस्मियम को कोई दुनिया से बड़ा बम भी तोड़ नहीं सकता। ये मार्कर अगर ऑस्मियम का बना हुआ होता तो मैं क्या, अंडरटेकर, ट्रिपल एच मिल के भी इस मार्कर को नहीं उठा सकते। ऑस्मियम का चमचा धक्का देने के लिए 4 आदमी चाहिए। तो मेरे भाई, जो पुराने मुहावरे थे ना, या पुराने नाम, आयरन मैन की जगह आदमी ने क्या नाम रखना चाहिए अपना? ऑस्मियम मैन। शरबत फौलाद की जगह शरबत ऑस्मियम। आयनी जिगर नहीं बल्कि ऑस्मियम का जिगर। तो बहुत हाईएस्ट डेंसिटी, क्योंकि देखो आयरन से डबल रुथेनियम, रुथेनियम से डबल ऑस्मियम। और क्यों जी? ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर 8 है, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 8b ग्रुप में सबसे तेज़ होती है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। बताया मैंने, 3 to 8b सबसे पीक टाइम आता है, दैन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो कलर भी किन की वजह से होता है? डी ब्लॉक का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। बड़े खतरनाक एमसीक्यूज आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। इंटर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उनमें से, यहाँ बहुत डेप्थ में पढ़ना है भाई, बहुत डेप्थ में। तो देखो, अगर इसका मतलब है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब है कलर भी नहीं होगा। तो मेरे भाई, डी ब्लॉक में कौन से जिनका कलर नहीं होता? 2p वाले, जिंक, कैडमियम, मरकरी। वाइट कलर होता है ना, वाइट का मतलब है ज़ाहिर है कोई कलर नहीं है।
तो जो ये कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हमारे, ये किस वजह से होते हैं? ये होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये वजह है कि 2b के अलावा बाकी सबके कलर होते हैं। अब ये कलरिंग होगी कैसे यार, इस पे बहुत सवाल आते हैं। देखो एक मिनट, dx² माइनस y² dz², ये दोनों कहलाते हैं आपके हाई एनर्जी। क्या कहलाते हैं? हाई एनर्जी। आपस में इन दोनों की एनर्जी बराबर है। और dxy, dxz, dyz ये कहलाते हैं लो एनर्जी। इन तीनों की एनर्जी आपस से बराबर है। अब बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, अगर हाई से लो में जंप होता है तो हमेशा वेवलेंथ निकलती है और उन्हीं वेवलेंथ के हिसाब से इनके कलर आते हैं। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं इन कॉन्सेप्ट पे, पेपर में भरे में। अब देखिए इंटर में आपने ऐसा कुछ भी नहीं इस तरह पढ़ा। एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ने गए, देखो एक सबसे बड़ी बात, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो रहे हैं, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। क्या मेडिकल इंजीनियरिंग के बाद पढ़ाई नहीं है भाई? बहुत कुछ पढ़ना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात बड़ी जहन में रखो कि अगर dx² माइनस y² या dz² से जम करता है, dxy, dxz, dyz, तो कलर स्कीम होगी क्या? बताता हूँ। पहले इसको उठा लो, x² माइनस y²। ये जो ब्लैक से मैंने लकीरें बनाई हुई हैं वो इसी की बनाई हुई हैं। यानी कि अगर dx² माइनस dy² से dxy पे जाएगा तो वायलेट इंडिगो कलर आएगा, इसने dxz पे जाएगा तो ब्लू कलर आएगा, और इसी से dyz पे जाएगा तो ग्रीन कलर आएगा। लेकिन अगर dz² से जम करेगा dxy पे तो येलो कलर, dxz पे तो ऑरेंज कलर, dyz पे तो ये जाएगा रेड कलर। ये कलरिंग स्कीम होगी। अब एक तो ये एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा देखो, वैसे ही है ना विबक्योर, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन में। ये लेता हुआ तो वायलेट और इंडिगो यहाँ सेम है। ये जो ब्लू कलर से जाहिर किया ना मैंने, वो ये dz² से जंपिंग वाले, ठीक है जी। कलर भी उनके ब्लू से लिखे मैंने। अब एक और बात, बाज़ वक़्त ऐसा सवाल भी आता है, कैसा? गौर से सुनिए कि ब्लू कलर के मेटल पे अगर वेवलेंथ पड़ेगी तो कौन सा कलर निकलेगा? तो देखो ब्लू के अपोजिट कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर की प्लेट पे अगर कोई वेव पड़ेगी तो नतीजे में कौन सा कलर निकलेगा? ब्लू। ग्रीन पे पड़ेगी तो रेड, रेड पे तो ग्रीन। वायलेट इंडिगो पे पड़ेगी तो येलो, येलो पे पड़ेगी तो वायलेट इंडिगो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों।